तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज सीबीएसई टेस्ट सीरीज के लेक्चर नंबर 4 को, जिसमें हम बात करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। डिस्कस करेंगे आज उसके स्पेशल 15 क्वेश्चंस को। चलिए तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो बच्चों पहला सवाल अपने सामने है, ट्रांजिशन मेटल्स विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज। इन चार ऑप्शंस में से अपने को बताना है किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो बच्चों मर्क्यूरी तो कंपटीशन में ही नहीं है, बिकॉज जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी ट्रांजिशन मेटल में ही लिस्टेड नहीं होते। तो बच्चे अपने पास तीन ऑप्शन, स्कैंडियम, क्रोमियम और टंगस्टन। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर, और इंटरमेटलिक बॉन्डिंग डिपेंड करती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के काउंट के ऊपर। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की काउंट में क्रोमियम भी आगे है और टंगस्टन भी आगे है, स्कैंडियम भी रेस में नहीं है। अब क्रोमियम और टंगस्टन दोनों एक ही ग्रुप में होते हैं, लेकिन टंगस्टन जो होता है वो नीचे सीरीज में, और आपको पता है कि नीचे जो सीरीज है 5D सीरीज, 4D सीरीज, वो 3D सीरीज से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखती है रिगार्डिंग द रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। अगर आप सेम ग्रुप के अंदर हैं और एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो 4D और 5D सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट आप 3D सीरीज से ज्यादा पाएंगे। तो यहां पर हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो टंगस्टन होगा। ठीक है बच्चों, आई होप सबको पता है कि क्रोमियम, मोलिबेडनम, अपना टंगस्टन और सीबोर्जियम ये सेम ग्रुप में होते हैं, जहां पर क्रोमियम 3D सीरीज में है, मोलिबेडनम 4D सीरीज में है, टंगस्टन 5D सीरीज में है और सीबोर्जियम 6D सीरीज में है। तो इन चारों की लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो क्रोमियम देख रहे हैं आप 3D सीरीज में है, टंगस्टन आपका 5D सीरीज में, तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ ट्रांजिशन मेटल। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी ट्रांजिशन मेटल्स के लिस्ट में ही लिस्टेड नहीं है। तो जिंक अपने को सामने दिख रहा है, तो जिंक हमारा आंसर हो जाएगा। जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट यानी ट्रांजिशन मेटल नहीं होता, क्योंकि जिंक अपनी एटॉमिक स्टेट में भी और अपनी आयनिक स्टेट में भी डी सबशेल को फुली फिल्ड रखता है। और ट्रांजिशन एलिमेंट की एक कंडीशन होती है, या तो एटॉमिक स्टेट में या आयनिक स्टेट में जो अपना डी सबशेल पार्शियली फिल्ड यानी इनकंप्लीटली फिल्ड रखता है, वही ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। जिंक ना एटॉमिक स्टेट में ना आयनिक स्टेट में, दोनों ही स्टेट में डी सबशेल को पार्शियली फिल्ड नहीं रखता बल्कि फुली फिल्ड रखता है। इस वजह से जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। आयरन की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो बच्चों सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका 3D सीरीज परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में 3D सीरीज ही लिस्टेड है। सीबीएसई सिलेबस की बात हो रही है, तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक ये आपको बेहतरीन आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। उम्मीद करते हैं हर बच्चे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन परफेक्ट है रिगार्डिंग 3D सीरीज। तो बात हो रही है बच्चों आयरन की, तो आप जानते हैं आयरन 26 नंबर पर आता है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D6 4s2। ये उसकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन होती है। आयरन अगर अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इन चारों में से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर आयरन अपनी फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3D6 4s1। ये ए ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर वो अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3D5, 3 कम हो जाएंगे। सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर वो अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 3D6 ओरिजिनल वाली रहेगी, 4s2। और फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर वो अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो होगी 3D6। तो आप खुद ही देखकर बता दीजिए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रही है। तो जहां +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो 3D6 4s1 है, वहां वो +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में 3D5 है। 0 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में वो अपनी ग्राउंड स्टेट वाली कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है और +2 वाले में वो 3D6 है। तो बच्चे आप जानते हैं जो 3D5 वाली कॉन्फ़िगरेशन है
वो हाफ फिल्ड है, राइट, हाफ फिल्ड डी सब शेल। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों बी, Fe+3 में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। ठीक है, आइए फोर्थ क्वेश्चन। इन द रिएक्शन जिसमें अपने पास SnCl2 है, HgCl2 के साथ रिएक्शन करता है, कुछ A बनता है, साथ में SnCl4 बनता है, तो A क्या है? तो बच्चों आप मुझे यह बताइए कि यहां पर Sn जो है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में है, यहां मर्क्यूरी जो है वो भी +2 में है, Sn+2 से +4 हो गया बच्चों, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, तो मर्क्यूरी जो है +2 में है। अगर मर्क्यूरी +2 में नहीं है तो वो किस में जाएगा? देखो जो टिन है वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा रहा है, तो मर्क्यूरी घटा रहा होगा। तो मर्क्यूरी अगर +2 में नहीं है तो फिर वो सिंपल सी बात है, वो ग्राउंड स्टेट में है, क्योंकि मर्क्यूरी या तो ग्राउंड स्टेट में या तो +2 स्टेट में, इन्हीं दोनों स्टेट में वो रहता है। तो अगर वो +2 स्टेट में यहां है तो पक्का वो ग्राउंड स्टेट में है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी? तो ऑप्शन आपको दिख रहा है Hg, तो यहां पर आएगा बच्चों Hg, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। तो मर्क्यूरी अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटा रहा है, टिन अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा रहा है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट इज शोन बाय। तो बच्चों आप जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू, उसका फॉर्मूला होता है √n+2 bm, वेयर जो n होता है बच्चों वो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का काउंट। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो म्यू है वो n के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ज्यादा होगा। तो ए ऑप्शन में D6 है। D6 समझते हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आप समझ गए ना बच्चों, डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी के, उसमें अगर आप एक एक भरेंगे 5 हो जाएंगे, छठा जब होगा तो एक ऑर्बिटल पेयर्ड हो जाएगा, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। D8 है, उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, तो यहां पर जो n की वैल्यू होगी वो 2 होगी। D7 में n की वैल्यू 3 होगी, और D5 में n की वैल्यू 5 होगी। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है? ऑब्वियसली D5, तो इसका आंसर हो जाएगा D। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो लैंथेनॉइड्स होते हैं इसमें कौन से सबशेल्स भरे जा रहे हैं? लैंथेनॉइड्स में बच्चों 4f सबशेल्स भरे जा रहे हैं। 4f सबशेल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड, या मैं कह देता हूं इसके अंदर 4f सबशेल जो है वो भरा जा रहा है, f सबशेल भरा जा रहा है। ठीक है, f सबशेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं। तो 4f जब भरा जा रहा होगा तो d कौन सा होगा? d होगा 5d, और s कौन सा होगा? 6s। समझते हैं? बिकॉज जब आप f भर रहे होते हो तो आप एंटी पेनल्टीमेट शेल में हो, तो d बिलोंग्स टू पेनल्टीमेट शेल और s होता है अपना आउटर मोस्ट शेल। तो अगर आप 4f में है तो d होगा 5 और s होगा 6। s तो हमारा पूरा भरा हुआ होता है। f ब्लॉक यानी लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, आप सभी को उन 28 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, स्पेशली लैंथेनॉइड्स। अगर आपको नहीं आती है तो उनको जरूर याद कर लेना बच्चों। लैंथेनॉइड्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो f में होते हैं बच्चों 1 to 14, और जो d होता है 0 to 1। ये होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन, ये है बच्चों उसकी कॉन्फ़िगरेशन। अगर एक्टिनॉइड मांगा होता तो ये हो जाता 5f 6d 7s, बिकॉज लैंथेनॉइड्स बिलोंग टू 6th पीरियड, उनको 6th पीरियड से निकाला गया है। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, नेम द लैंथेनॉइड एलिमेंट विच एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट
बिसाइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम सभी जानते हैं कि जो लैंथेनॉइड्स होते हैं उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, लेकिन कुछ लैंथेनॉइड्स ऐसे होते हैं जो +3 के साथ साथ +2 में या फिर +4 में भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रखते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वो रखते हैं, लेकिन +3 के साथ साथ +2 या फिर +4 रखने वाले भी कुछ लैंथेनॉइड्स होते हैं। जैसे इसने मांगा है कोई एलिमेंट बताइए जो +3 के साथ +4 भी रखता है, तो उसका आंसर आप लिख सकते हैं इफ यू नो द कॉन्फ़िगरेशंस। मैं फिर बोल रहा हूं लैंथेनॉइड्स की कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, वो है सीरियम, Ce। सीरियम जो होता है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, सीरियम कौन से नंबर पे आता है बच्चों? सीरियम कौन पहला लैंथेनॉइड है ना बच्चों, पहला लैंथेनॉइड जो है वो सीरियम ही है। सीरियम जब अपने 4 इलेक्ट्रॉन बाहर करता है, मतलब लूज करता है, तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। जो सीरियम +4 होता है उसके पास एम्प्टी F सबशेल होता है, दैट इज हैज नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आपको पता है जो +3 के अलावा +2 और +4 में रहना चाहते हैं, मतलब +2 और +4 भी शो करते होंगे, वो या तो एम्प्टी F सबशेल रखते हैं उस स्टेट में, या फिर हाफ फिल्ड F सबशेल रखते हैं, या फिर फुली फिल्ड F सबशेल रखते हैं। सीरियम के अलावा एक और एलिमेंट है जो ऐसा मैजिक कर सकता है, और वो है टर्बियम, TB नाम का सिंबल है वो भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रख सकता है। ठीक है, क्योंकि वो ऐसा करने से हाफ फिल्ड F सबशेल ले आएगा। ध्यान रखना, आपको कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आनी चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा सीरियम, Ce। ठीक है, आइए 8th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 8th क्वेश्चन, नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वो कौन सा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है? नेम द एलिमेंट विच डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी ट्रांजिशन। तो बच्चों 3D सीरीज में आप जानते हो वो कौन सा एलिमेंट है? स्टार्टिंग एलिमेंट, जिसका नाम है स्कैंडियम। तो जो स्कैंडियम होता है, स्कैंडियम जिसका सिंबल होता है Sc, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। उसके पास ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और वो होती है +3। क्या होती है? +3। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। 9th क्वेश्चन, व्हाई डू एक्टिनोइड्स इन जनरल एग्जिबिट ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स देन लैंथेनॉइड्स। अब लैंथेनॉइड्स के बारे में तो कहा जाता है कि वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रखता है। कुछ लैंथेनॉइड्स होते हैं जो +3 के साथ या तो +2 में या फिर +4 में रहते हैं। एक्टिनोइड्स के पास इतनी वैरायटी क्यों है? ऑक्सीडेशन स्टेट्स की इतनी वैरायटी क्यों रहती है? आपको इसका आंसर देना है, ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर हम देते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। जो एक्टिनोइड्स होते हैं, पहले तो ये ध्यान रखिए कि जो एक्टिनोइड्स होते हैं उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या होती है? 5F 6D 7S, S में 2, D में 0 से 1, F में 1 to 14। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए 5F 6D 7S इन तीनों का पार्टिसिपेट करना एक साथ जरूरी होगा। अब 5F 6D 7S तीनों पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी, और वो ये तीनों इसलिए करेंगे क्योंकि इनकी एनर्जी जो होती है लगभग एक जैसी होती है। तो इनका आंसर हम लिख देते हैं बच्चों 5F 6D 7S, तीनों की जो एनर्जी होती है वो सिमिलर होती है। लिख देंगे ड्यू टू सिमिलर एनर्जी डिफरेंस, ड्यू टू सिमिलर, या सीधे लिख देते हैं बच्चों ड्यू टू सिमिलर एनर्जी ऑफ 5F 6D and 7F सबशेल्स। इनकी 5F 6D और 7S इनकी एनर्जी लगभग एक जैसी होती है,
इसलिए ये तीनों एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं और इसी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया है कि एक्टिनोड्स के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है। ठीक है, ऐसा ही सवाल ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर भी है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है। तो उसका आंसर भी यही है कि उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उसमें n-1d और ns होता है। दोनों की एनर्जी जो है, दोनों सब शेल्स की एनर्जी जो है वो सिमिलर होती है, इस वजह से दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और इसी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, Why are Fe+2 compounds easily oxidizes to Fe+3 as compared to Mn+2 compounds? तो बच्चों मुझे बताओ यार, Fe+2 जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3d6 होगी, बिकॉज Fe होता है 3d6 4s2 वाली स्टेट में। +2 मतलब 2 लूज कर दिए हैं। अच्छा, वो +3 क्यों बनना चाहता है? चलो देख लेते हैं। जब Fe+3 में होगा उसके पास कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d5, बिल्कुल होना चाहता है, क्योंकि 3d5 मतलब हाफ फिल्ड डी सब शेल। इसका मतलब हुआ d5 मतलब हाफ फिल्ड डी सब शेल। ठीक है जी, हाफ फिल्ड डी सब शेल बिल्कुल चेंज होना चाहेगा। लिख देते हैं Fe+2 compounds can be easily oxidized to Fe+3 compounds to attain half-filled D subshell state, which is more stable, which is more stable. अच्छा, Mn+2 क्यों नहीं होना चाहता ऑक्सीडाइज? क्योंकि जो Mn होता है वो +2 में ही 3d5 में है। अगर वो Mn+3 बनना चाहेगा तो 3d4 करेगा, और Mn+2 ऐसा नहीं करना चाहेगा कि वो अपनी d5 स्टेट छोड़ना चाहे। वो बहुत लिटिल टेंडेंसी होगी कि वो d5 को छोड़ना चाहता है, क्योंकि d5 अपने आप में एक स्टेबल स्टेट होती है। Mn+2 खुद किसमें है? हाफ फिल्ड डी सबशेल। Hence, Mn+2 has little tendency to be oxidized. क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया कि Fe+2 Fe+3 इसलिए बनना चाहता है क्योंकि Fe+3 ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन स्टेट में है, ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेट है Fe+3 Fe+2 के कंपैरिजन। Mn+2 अपने आप में एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेट में है, वो Mn+3 में नहीं जाना चाहेगा, Mn+4 में नहीं जाना चाहेगा। उसकी टेंडेंसी बहुत कम होगी क्योंकि Mn+2 ऑलरेडी यू नो अपनी अपनी एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेट में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन, ओह सॉरी 10th क्वेश्चन था ये, हम आगे आते हैं 11th क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए आइए। एक्सप्लेन व्हाई, इसमें 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Mn+3 से Mn+2 कपल इज मोर पॉजिटिव देन दैट फॉर Fe+3 से Fe+2। Mn+3 से Mn+2 में चेंज होना, ये जो रिडक्शन है इसका जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ Fe+3 टू Fe+2। ऐसा क्यों है? तो बच्चों, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है उसका रिडक्शन आसान होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है उसका रिडक्शन मुश्किल होता है।
अगर दो स्पीसीज आ जाए जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो जिसका ज्यादा पॉजिटिव है उसका रिडक्शन आसान है, जिसका कम पॉजिटिव है कंपेरेटिवली उसका रिडक्शन मुश्किल है। ये बोल रहा है कि Mn+3 से Mn+2 का जो रिडक्शन है वो ज्यादा पॉजिटिव है, उसका जो पोटेंशियल है वो ज्यादा पॉजिटिव है। तो यार उसकी कॉन्फ़िगरेशन पर चले जाओ, बताओ। Mn+3 की कॉन्फ़िगरेशन तो होती है 3d4 और Mn+2 की कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चों 3d5। Mn की क्या होती है 3d5 4s2, तो +2 की क्या होगी 3d5, +3 की क्या होगी 3d4। तो बच्चों वो 3d4 से 3d5 में जाना चाहेगा ना भाई, क्योंकि 3d5 एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेट है। और वहीं पर अगर आप Fe को देखोगे, Fe+3 जो है +3 जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3d6, सॉरी Fe+3 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Fe की होती है बच्चों 3d6 4s2, तो +3 की हुई 3d5 और Fe+2 की क्या हुई 3d6। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था Fe के ऊपर ही था वो। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि D अब हाफ फील्ड स्टेट में है Fe+3 के अंदर, वो +2 में जाएगा तो लेस स्टेबल स्टेट में हो जाएगा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा मुश्किल है। बस फिर इसको लिख दीजिए, Mn+3 कंपाउंड्स कैन बी रिड्यूस्ड easily to Mn+2 compounds to attain, it's all about electronic configuration, right? To attain half filled D subshell state, जो कि ज्यादा स्टेबल है। कर लेंगे। वही आयरन के लिए मुश्किल है, वेयर एज Fe+3 compounds have half filled D subshell, therefore it has little tendency to be reduced to Fe+2। तो भाई Fe+3 से Fe+2 बनना मुश्किल है, क्योंकि Fe+3 ऑलरेडी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन स्टेट में है। वहीं Mn+3 से Mn+2 बनना आसान है, क्योंकि Mn+2 बन जाएगा तो हाफ फील्ड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए Mn+3 से Mn+2 का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा पॉजिटिव है। क्लियर है सभी को? यस, ओके। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था, थोड़ा डिटेलिंग में हम ज्यादा चले गए, कोई बात नहीं। सेकेंड पार्ट, Ce+3 कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज टू Ce+4। अभी बात किया यार सीरियम की। Ce+4 के पास नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बिकॉज Ce+4 हैज नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस वजह से Ce+4 बन जाता है Ce+3 से, क्योंकि Ce+4 अपनी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेट में है, फुली फिल्ड स्टेट में है। ठीक है, चलो आओ 12th क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर इट्स कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये भी एक कॉमन सा बहुत बार आया हुआ सवाल है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, उसका क्या कॉज है और उसके क्या प्रभाव हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कुछ कम हो रहा है, क्या कम हो रहा है।
कि लैंथेनॉइड्स में वो जो 14 एलिमेंट्स हैं 58 से लेकर 71, जब तुम 58 से 71 की तरफ बढ़ते हो ना, एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे होते हैं, तो साइज घटता दिखता है। और ये जो डिक्रीज इन साइज है ना, वो स्टेडी सा है, मतलब लगभग कांस्टेंट डिक्रीज है, स्मॉल डिक्रीज है और एक कांस्टेंट डिक्रीज है, एक स्टेडी डिक्रीज है। डिक्रीज होता है लेकिन वो जो गैप है, डिक्रीज का जो गैप है, वो लगभग एक जैसा गैप है। तो दिस स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ लैंथेनॉइड्स विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर और फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जब बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं, यानी लैंथेनॉइड्स में जब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ 58 से 71 की तरफ, तो साइज जो है वो घटता दिखता है, और इस घटते हुए साइज को ही बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बच्चों? द स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई of lanthanoids with increase in atomic number, with increase in atomic number। ये तो हो गया बच्चों लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन। अभी किस वजह से हुआ है, क्यों घटता है साइज? तो यार साइज इसलिए घटता है क्योंकि जो एफ सब शेल होता है ना, उसका जो ऑर्बिटल होता है वो बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत फैला हुआ होता है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनकी जो ताकत बचती है ना रिपेल करने की, जो नया इलेक्ट्रॉन जब आता है तो उसको रिपेल किया जाता है ना बच्चों इनर इलेक्ट्रॉन्स द्वारा, तो इनकी जो रिपल्सिव पावर है ना वो बहुत कमजोर होती है, पुअर होती है, उसको शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो 4f के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है, जिस वजह से न्यूक्लियस की ताकत ज्यादा महसूस होती है। द न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड, जिस वजह से साइज घटता हुआ मिलता है। मतलब जब न्यूक्लियस की ताकत डोमिनेंट हो जाती है ना शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर, तो साइज कम होता है, और जब शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है न्यूक्लियस की ताकत के ऊपर, तो साइज बढ़ जाता है। अब यहां तो साइज कम हो रहा है, तो डोमिनेंट कौन है? न्यूक्लियर चार्ज। रिसेसिव कौन है? शील्डिंग इफेक्ट। चलो इसको लिख देते हैं, कॉज लिखते हैं। इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है ड्यू टू पुअर और इम्परफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है, इफेक्टिव यानी जेड इफेक्टिव, समझे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज increases, thus size decreases with increase in atomic number, right? तो ये होता है इसका कारण। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? तो बच्चों से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला, जो 4D और 5D सीरीज होती है उनका जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, उनका साइज लगभग एक जैसा हो जाता है। क्योंकि जब लैंथेनॉइड्स 5D सीरीज से निकाले गए, लैंथेनॉइड्स जब 5D सीरीज से निकाले गए, तो जो एलिमेंट 5D सीरीज में लास्ट में थे वो अब आगे आ गए, अब उनका साइज ऊपर वालों से यानी 4D वालों से मैच हो गया। तो ये आप सीधे याद कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, सीधे आपको याद ही होने चाहिए कि सिमिलर साइज हो गया ऑफ
corresponding elements of 4D and 5D सीरीज। ठीक है, और क्या प्रभाव हुआ? और ये प्रभाव हुआ कि जो 14 एलिमेंट्स हैं लेंथेनॉइड्स जो है, वो जब एक ही स्लॉट से निकालकर, जब उनकी एक अलग फैमिली बनाई गई, मेन बॉडी से निकाल कर रखा गया उनको, तो ये पाया गया है कि उनकी प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो एक जैसी हैं। तब उनको क्या है कि अगर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी है ना, तो उनको एक दूसरे से सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब मान लीजिए आपके पास लेंथेनॉइड्स के कंपाउंड्स का मिक्सचर है, तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा उनको सेपरेट करना, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी है। तो दे अपीयर क्वाइट सिमिलर बिकॉज उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। तो जो केमिकल आइसोलेशन है, यानी जो सेपरेशन है, वो डिफिकल्ट है। जो केमिकल आइसोलेशन है लेंथेनॉइड्स का, वो डिफिकल्ट है। ठीक है, और एक और आप लिख सकते हैं, ये 3 बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, 3 बड़े प्रभाव होते हैं। बेसिसिटी डिफरेंस, साइज का अंतर चाहे भले ही कम हो, लेकिन साइज का अंतर है, इस वजह से इनमें बेसिसिटी डिफरेंस होता है। तो ये लिख सकते हैं आप, बेसिसिटी डिफरेंस अमंग लेंथेनॉइड्स। दो भी लिख देंगे आप तो भी चल जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। पूरे नंबर आपको तब भी मिलेंगे। तो ये सवाल आ सकता है, 3 नंबर का एक अच्छा सवाल बन सकता है सीबीएसई के पेपर में कि व्हाट इज, है डायरेक्ट सवाल, बड़ा नॉर्मल सा, बड़ा कॉमन सा सवाल है, बहुत बार आया है। तो आपको डेफिनेशन, कॉज और कॉन्सिक्वेंसेस आपको ये पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। What are alloys? Name an important alloy which contains some of the lanthanoid metals. Mention its uses. तो बच्चों एलोइज तो यार 9th 10th क्लास का क्वेश्चन है ये। एलोइज क्या होते हैं? एलोइज क्या है? तो भाई एलोइज तो आप सबको पता होगा, दे आर होमोजीनियस मिक्सचर, राइट? दे आर होमोजीनियस मिक्सचर of 2 or more metals, या आप ये बोल सकते हैं 1 कंपोनेंट में भी नॉन मेटल। नॉन मेटल भी हो सकता है, 1 कंपोनेंट कैन बी नॉन मेटल ऑल्सो। तो बच्चों ये एलॉय की डेफिनेशन होती, ये होते हैं एलॉयज। अब उस एलॉय का नाम बताना है जिसमें लेंथेनॉइड्स होते हैं। तो यार वो आपने पढ़ रखा होगा, उनको मिक्स मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स मेटल। नहीं पता था तो ध्यान दो, मिक्स मेटल्स बोलते हैं। मिक्स मेटल्स क्या है? एलॉय है जिसके अंदर अबाउट 95% तो लेंथेनॉइड्स ही होते हैं। अबाउट 5% आयरन होता है, ठीक है, और ट्रेसिस होते हैं कुछ एलिमेंट्स के, है ना, माइन्यूट अमाउंट होता है, एंड ट्रेसिस ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनके ट्रेसिस होते। सही? तो ध्यान रखना, मिक्स मेटल होता है वो। इसने फिर यूज भी मांगा है, सॉरी, यूज भी मांगा है कि यूज भी बता दीजिए, इसका यूज क्या है। तो बच्चों इसका यूज लिख लीजिए यार। बुलेट्स बनाने में, शेल्स बनाने में, और लाइटर में वो जो व्हील होता है जिसको स्क्रॉल करते हैं जब लाइटर इग्नाइट होता है, उस जो फ्लिंट, उसको फ्लिंट बोलते हैं,
जो लाइटर के फ्लिंट होते हैं वो भी मिश मेटल से ही बनते हैं, तो इससे बुलेट्स बनती हैं। शेल्स बनते हैं और इससे फ्लिंट्स बनते हैं लाइटर के, ठीक है, फ्लिंट्स ऑफ लाइटर। ठीक है, और अगर एलॉयस की बात हो ही रही है, हालांकि इसका आंसर तो यही है, तो कुछ लैंथेनोइड्स के ऑक्साइड्स भी होते हैं। लैंथेनोइड्स के ऑक्साइड्स वो भी एलॉय की तरह काम करते हैं, वो भी एलॉय में होते हैं, और उससे पेट्रोलियम क्रैकिंग जो होती है वो की जाती है। अब आपने 11th क्लास पढ़ रखी है तो आपको पता होगा क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्ट्स। ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज कैटालिस्ट। ट्रांजिशन मेटल जो है वो कैटालिस्ट की तरह क्यों एक्ट करते हैं? तो बच्चों बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर। देखिए, कैटालिस्ट बनने के लिए सबसे बड़ा जो रीजन होता है, जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रख सकता है क्या। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन फिर हो ही जाती है, यही कैटालिस्ट की डिमांड होती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इनके पास और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, इस वजह से ये अच्छे कैटालिस्ट बनते हैं। और आपको जितने भी कैटालिस्ट दिमाग में आए होंगे, जो भी आप सोचते हैं ये कैटालिस्ट है, ये कैटालिस्ट है, ये कैटालिस्ट है, ऑलमोस्ट वो ट्रांजिशन मेटल या उनके कंपाउंड ही है, राइट। ठीक है, उसका रीजन क्या है? ड्यू टू एग्जीबिशन ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इस वजह से वो अच्छे कैटलिस्ट बनते हैं। बी, क्रोमियम ग्रुप एलिमेंट्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव सीरीज। तो बच्चों मैंने आपको भी बताया ही था पीछे कि क्रोमियम के जस्ट नीचे आता है मोलिबेडनम, के जस्ट नीचे आता है टंगस्टन, जस्ट नीचे आता है सीबोर्जियम। ये एक ग्रुप है क्रोमियम का, मतलब ऊपर इसमें क्रोमियम है 3D 4D 5D 6D। इस ग्रुप का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, तो इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, इस वजह से, है ना। अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इंटरमेटलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इंटरमेटलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ड्यू टू एग्जीबिशन ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ unpaired electrons, as a result these elements have stronger intermetallic bonding और इंटरमेटलिक बॉन्डिंग इनकी बच्चों स्ट्रॉन्ग होती है, इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है क्रोमियम और उसके ग्रुप मेंबर्स का, राइट। ओके, सी पार्ट, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो भाई ये ध्यान रखना है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है कि जब उनको एनर्जी मिलती है तो वो लोअर डी ऑर्बिटल से एक्साइट होकर हायर डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। अब इस ट्रांजिशन में वो जब हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल में वापस आते होंगे, रिटर्न करते होंगे, तो एनर्जी जो रिलीज होती है, यानी इसको बोलते हैं, अगर आपको पता हो, डी डी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? डी डी ट्रांजिशन। तो डी डी ट्रांजिशन में क्या होता है, जो एनर्जी विजिबल रीजन में आई है, इस जर्नी के दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हुई है,
ट्रांजिशन मेटल्स द्वारा, ये विजिबल रीजन में आती है। अब विजिबल रीजन में आने के बाद वो जो एनर्जी होती है वो रेडिएशन की फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होता है हमें उसका कलर दिखाई देता है। ये एक आम तरीका होता है समझाने का। इसको डिटेल में ले जाना है तो मैं आपको वो बताता हूं, हम वो लिख देते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं लोअर डी ऑर्बिटल से हायर डी ऑर्बिटल में। तो जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करते हैं ये डी डी ट्रांजिशन शो करने के लिए, लोअर ऑर्बिटल से हायर डी ऑर्बिटल में जाने के लिए, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें ऑब्जर्व होता है। कॉम्प्लीमेंट्री, ध्यान रखना, जिस कलर को वो एब्जॉर्ब करते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखता है। दे ट्रांसमिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ये ध्यान रखना है। वो कलर व्हील आपने याद कर रखा होगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ये मैं लिख देता हूं सी पार्ट, या ऊपर ही लिख देते हैं बच्चों, यही लिख देते हैं इसका आंसर। दे हैव वन और मोर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। इनमें एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड क्या होता है, डी इलेक्ट्रॉन होता है। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन कैन बी easily excited from lower d orbital to higher d orbital. That is d-d transition takes place. इतना भी लिख देंगे ना तो भी सफिशिएंट है, लेकिन मैं आपको आगे की भी कहानी बताता हूं क्या होता है। मैं इसमें आगे बताता हूं बच्चों। द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन डी डी ट्रांजिशन, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन डी डी ट्रांजिशन, इसके आगे लिख देते हैं बच्चों, कॉजेस कॉम्प्लीमेंट्री कलर टू बी ऑब्जर्व्ड। तो हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑब्जर्व होता है, ठीक है। जिस कलर की वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं डी डी ट्रांजिशन करने के लिए, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें ऑब्जर्व होता है। कलर व्हील मैं उम्मीद करता हूं हर बच्चे को आता ही होगा, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों 14th क्वेश्चन के तीनों पार्ट। हम बढ़ते हैं आगे 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में बोला हुआ है गिव अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस ऑफ टू रिएक्शंस इन विच KMnO4 acts as an ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। आपको दो रिएक्शंस देनी है, वो भी बैलेंस्ड होनी चाहिए। कोई बात नहीं, कर लेंगे, चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं, यहीं कर देते हैं बच्चों। तो पहले फर्स्ट पार्ट देते हैं। तो मैं आयनिक रिएक्शन लिख लेता हूं MnO4-। आप सबको पता है कि अगर इसके अंदर मैंने फेरस डाला, मतलब Fe+2, तो ये उसको Fe+3 बना देगा। खुद तो ये रिड्यूस होकर Mn+2 बन जाता है और Fe+2 को ऑक्सीडाइज करके +3 कर देता है। बस इसको बैलेंस कर दो, हो गया। Mn बच्चों अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में 7 में, +7, यहां है वो +2, तो 7 से 2 में बच्चों 5 से डिक्रीज हो रहा है, 5 से। Fe+2 से +3 वो 1 से इंक्रीज हो रहा है। तो Fe वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये बैलेंसिंग का रूल होता है। अगर आपको याद हो, रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग सीखी है आपने कि इंक्रीज डिक्रीज बराबर होना चाहिए। तो Mn अपना ऑक्सीडेशन स्टेट 5 यूनिट से डिक्रीज कर रहा है, आयरन अपना 1 यूनिट से इंक्रीज कर रहा है।
अब डिक्रीज 5 से हो रहा है, इंक्रीज 1 से हो रहा है, तो इंक्रीज वाले पैटर्न को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 5 से भी इंक्रीज हो जाए। उसके बाद O को और H को छोड़कर बाकी सारे एटम्स बराबर होने चाहिए, तो Mn बराबर है Fe बराबर है। फिर करते हैं O को बैलेंस। O है यहां पर 4, वहां है ही नहीं, तो यहां हम डाल देंगे 4H2O, 4H2O। 4H2 डालने के बाद हम फाइनली बैलेंस करते हैं H को, वहां पर 8H है, यहां पर H है ही नहीं, तो यहां आ जाएगा 8H+। लो भाई, ये हो गई हमारी फर्स्ट रिएक्शन बैलेंस्ड। इसने मांगी है 2, तो हमने लिख दी फर्स्ट। ठीक है, ठीक है बच्चों। सेकंड देख लो यार। सेकंड मैं ले लेता हूं MnO4-, अगर सल्फाइड ले लो तुम S-2, तो Mn तो रिड्यूस होके +2 हो जाता है, सल्फाइड ऑक्सीडाइज होके सल्फर हो जाता है, S हो जाता है। इसको भी बैलेंस कर दो एसिडिक मीडियम में, तो Mn यहां +7 में है, यहां +2 में है, 5 यूनिट से डिक्रीज, S-2 में है, 0 में है, 2 यूनिट से इंक्रीज। तो Mn वाला 5 यूनिट से डिक्रीज और S वाला 2 यूनिट से इंक्रीज। तो बराबर करने के लिए 5 वाले को 2 से, 2 वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो Mn के आगे आ जाएगा बच्चों 2, S के आगे आ जाएगा 5। ठीक, उसके बाद O और H को छोड़कर बाकी बराबर होने चाहिए, Mn बराबर S बराबर। O है यहां पर 8, यहां पर है ही नहीं, यहां आ जाएगा 8H2O, क्या आ जाएगा 8H2O। फिर O के बाद हम करते हैं H बैलेंस, यहां है 16H, यहां है ही नहीं, तो यहां आ जाएगा 16H+ लेफ्ट में। लो भाई, ये 2 रिएक्शंस हो गई, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर किसी को ये नहीं आता है तो प्लीज भाई थोड़ा बैलेंसिंग पर प्रैक्टिस होना चाहिए आप सभी का, होना ही चाहिए, मतलब इससे बचने की जरूरत नहीं है। नहीं तो CBSE ने कोई डायरेक्ट अप्रोच नहीं कहा है कि KMnO4 और K2Cr27 आप पढ़िए, उन्होंने कहा है ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन यू नेवर नो राइट। KMnO4 K2Cr27 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मैं चाहता हूं इसकी नॉलेज आपको हो, और ये आपका प्रैक्टिकल जो होना है, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल, उसका सिलेबस भी है, खासकर KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। तो आपको पता होना चाहिए KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और उसका एक एग्जाम्पल भी आपके पास हो। और ये तो 11th की बात है ना यार, बैलेंसिंग वगैरह तो आपको आनी चाहिए। नहीं आती है तो एक बार आप वीडियो दोबारा पीछे करके देखना, मैंने आपको कैसे सिखाया है, बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, आओ अब आते हैं इसके बी पार्ट पर, जो कि इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट पार्ट, Cr+2 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वेयर एज Mn+2 इज नॉट। तो यार चलो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। Cr+2 होता है 3d4, Cr होता है 3d5,4s1, 2 कम कर दिया, इसका मतलब हो गया 3d4। ये कह रहा है कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, वही रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज होंगे तभी सामने वाले को रिड्यूस कर पाएंगे। ऑक्सीडाइज होने का मतलब होता है अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा लेना। तो Cr+2 से Cr+3 होना चाहता है, देखते हैं क्यों होना चाहता है। इसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d3। यस, आप सबको पता होगा 3d3 d3 T2G सब शेल हाफ फिल्ड है, दैट इज Cr+3 हैज हाफ फिल्ड T2G सब शेल। अच्छा, Mn+2 क्यों नहीं होना चाहता? क्योंकि Mn+2 खुद अपनी स्टेबल स्टेट में है, वेयर एज Mn+2 हैज हाफ फिल्ड D subshell already, therefore cannot be a good reducing agent। तो वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट जल्दी नहीं बदलना चाहेगा। Cr+2 बदलकर Cr+3 होना चाहेगा, क्योंकि Cr+3 में होती है T2G हाफ फिल्ड D सबशेल, एक स्पेसिफिक
अलग सा सवाल है, इसको जरूर कर लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी आपने देखा ही होगा। तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट, ट्रांजिशन मेटल आयन सच एज Cu प्लस Ag प्लस Sc+3 आर कलरलेस। भाई कोई भी आयन आपको दे दे डी ब्लॉक में ना और क्या दे कलरलेस है, तो सीधी सी बात है उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, क्योंकि जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वो डी ट्रांजिशन नहीं करते। तो इसमें लिख देंगे, बच्चे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ unpaired electrons, these species do not show डी transition। ये हो जाएगा हमारे सेकंड पार्ट का आंसर, है ना। जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वही डी ट्रांजिशन नहीं शो करते, ये एफ में हो तो एफ ट्रांजिशन शो नहीं करते, और फिर वो कलर शो नहीं करते। ठीक है, आओ थर्ड पार्ट, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनोइड्स इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट ऑफ लैंथेनोइड्स। एक्टिनोइड्स की जो केमिस्ट्री होती है वो लैंथेनोइड से डिफिकल्ट है, होनी ही है, क्योंकि एक्टिनोइड्स जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लैंथेनोइड्स नहीं करते हैं। ये है इसका स्पेसिफिक आंसर। मोर ओवर एक्टिनोइड्स में सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं, जिसमें जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हैं, एक्टिनोइड्स के जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हैं उनकी हाफ लाइफ ज्यादा है, उनकी लाइफ ज्यादा है, लेकिन जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं, जो आगे वाले एलिमेंट्स एक्टिनोइड्स के, उनकी यार हाफ लाइफ मिनट से कुछ डेज तक ही है, मतलब कुछ की तो मिनट में है हाफ लाइफ और कुछ की डेज में है। इसलिए इनकी केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है, बहुत जल्दी डिके हो जाते हैं कुछ एलिमेंट्स तो इनके एक्टिनोइड्स के, और कुछ में टाइम लगता है। ऊपर से इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर आप इतना भी लिख देते हैं कि एक्टिनोइड्स के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस वजह से उनकी केमिस्ट्री डिफिकल्ट है, तो काफी है। अगर आप ये लिख सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताया, वो भी लिख दें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, राइट। मैं इसका आंसर लिखने जा रहा हूं, वाई केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनोइड्स इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट ऑफ लैंथेनोइड्स, और फिर इसके बाद हमारा ये टेस्ट पेपर यहां खत्म हो जाएगा और ये लेक्चर भी। चलिए बात करते हैं, इसका आंसर लिखते हैं कि क्यों एक्टिनोइड्स की केमिस्ट्री डिफिकल्ट होती है। इसमें लिखेंगे बिकॉज एक्टिनोइड्स exhibit variable oxidation states, moreover all actinoids are radioactive, in which जो अर्लियर मेंबर्स हैं, शुरू वाले जो मेंबर्स हैं, इन विच अर्लियर मेंबर्स हैव लॉन्ग हाफ लाइफ पीरियड, वेयर एज जो बाद वाले हैं, जो लेटर मेंबर्स हैं, have half life lying between minutes to some days, और इसकी वजह से एक्टिनोइड्स की जो केमिस्ट्री होती है वो डिफिकल्ट हो जाती है, विच मेक्स स्टडी ऑफ chemistry of actinoids difficult। ठीक है, ये होता है, इस वजह से एक्टिनोइड्स की केमिस्ट्री डिफिकल्ट होती है। जैसा मैंने कहा, अगर आप इतना भी लिखाएंगे तो भी सफिशिएंट है कि एक्टिनोइड्स के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो बच्चे दिस इज इट फ्रॉम द लेक्चर, और यहां हम खत्म करते हैं हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का टेस्ट पेपर।
और फिर हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे हमारा अगला चैप्टर जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तब तक आप पढ़ते रहिए और इन क्वेश्चंस को दोबारा देखिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं हर एक पार्ट में से क्वेश्चन निकाल लाऊं, बेस्ट 15 सवाल बनाने की पूरी कोशिश की गई है। थैंक यू।